फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी तक हम लोग साइंस में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो अब आप लोगों को उन सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी तरह की। और आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें, रिवीजन बार बार किया करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में आए होते हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो को बार बार रिवीजन ज़रूर किया करें, वरना आप लोग भूल जाएंगे तो एग्ज़ाम में आप लोग को दिक्कत होगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे मानव प्रतिरक्षा और रोग के बारे में। उसमें हम लोग काफ़ी कुछ नॉलेज प्राप्त कर लिए हैं, काफ़ी बीमारियों के बारे में भी जान लिए हैं। तो उसी के क्रम में आज का हम लोग आज का भी पार्ट उसी से रिलेटेड है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग किससे होता है? पहला ऑप्शन है इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाने पर। सेकंड है इंसुलिन की मात्रा कम हो जाने पर। थर्ड है एक और दो दोनों। फोर्थ है ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए, हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है, किसकी अधिकता के कारण होता है? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो चलिए, तो आपको पता होगा कि जो हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग है, ये इंसुलिन जो होता है उसकी एक निश्चित खुराक से अधिक मात्रा हो जाती है, तो रोगी को मूर्छा जैसी स्थिति आ जाती है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और आपको पता है कि डायबिटीज़ जो है, मधुमेह जो है, ये डायबिटीज़ ऐसी अवस्था होती है जिसमें अग्नाशय की जो कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं, और जिससे शर्करा को जो उपापचय नहीं हो पाता है और हमारा यूरिन या रक्त में जो है शर्करा की अत्यधिक मात्रा हो जाती है। इससे रोगी को जो है पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी नहीं मिल पाती है, जिससे मनुष्य कमज़ोर हो जाता है। रोगी को बार बार प्यास लगता है, बार बार यूरिन आता है। और इस रोग में शक्कर या शक्कर से बनी वस्तुओं का परहेज भी किया जाता है और इंसुलिन के इंजेक्शन का भी प्रयोग किया जाता है। और डायबिटीज़ जो होता है, इसका हर मामला एक तरह का नहीं होता है। और अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज़ आयोग 1997 में मोटे तौर पर जो डायबिटीज़ है उसको कई वर्गों में बांटा है, टाइप 1, टाइप 2 प्रकार के। टाइप 1 में आपको मैंने बताया था कि डायबिटीज़ या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है, जो अधिकतर बच्चों में पाया जाता है। और इसमें पैंक्रियाज जो है ये इंसुलिन नहीं बना पाती है, और रोगी को जीवित रहने के लिए इंसुलिन का टीका हमको अलग से लेना पड़ता है। और टाइप 2 प्रकार का जो डायबिटीज़ है वो उसको हम डायबिटीज़ या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, और यह अधिकतर 40 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में शुरू होती है। बच्चों में नहीं, 40 उम्र से अधिक उम्र वाले लोगों में ये डायबिटीज़ होता है। और यह उन लोगों में होती है जो अधिक मोटे होते हैं, जिनके परिवार में ये डायबिटीज़ जो होती, किसी को डायबिटीज़ रहा हो, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और भारत में जो है करीब 90 से 95% रोगी जो होते हैं वो टाइप 2 प्रकार के डायबिटीज़ वाले होते हैं। और तो इस तरह आपका जो इंसुलिन का आविष्कार था वो सन 1921 में कनाडा के दो महान वैज्ञानिक या चिकित्सक वेंटिंग और वेस्ट ने किया था, जिसके फलस्वरूप मधुमेह व्यक्ति जो है सामान्य जीवन जी सकता है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो रक्त शर्करा होती है वो खाना खाने के पहले 130 मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर होती है, और खाना खाने के बाद जो रक्त शर्करा होती है वो आपका 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक होती है। तो आपका यदि इंसुलिन की मात्रा एक निश्चित खुराक से अधिक हो जाती है तो रोगी को मूर्छा जैसी स्थिति आ जाती है, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। तो आपका हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाने पर होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य से कम शुगर होने पर रोगी को निम्न में से कौन सा रोग होता है? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, पीडोफीलिया, साइकोसिस। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? अभी मैंने बताया कि इंसुलिन की एक निश्चित मात्रा से अधिक हो जाने पर हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, और सामान्य से कम शुगर होने पर रोगी को बेचैनी, सिर दर्द, तेज़ धड़कन में के लक्षण आते रहते हैं, और ये जो आपका हाइपोग्लाइसीमिया के कारण होता है। और इसके अलावा आपको मितली भी आएगी, उल्टी या पेट दर्द की भी शिकायत रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? आपका सेकंड जो है राइट हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया जब रहेगा तो शुगर जो लेवल है वो कम हो जाएगा, और अगर आपका हाइपरग्लाइसीमिया है तो एक निश्चित मात्रा से अधिक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सर्वाधिक मधुमेह रोगी किस देश में पाए जाते हैं? आपको बताना, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो डायबिटीज़ पेशेंट है, मधुमेह रोगी हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, भारत। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? तो डायबिटीज़ के बारे में तो आप लोग को पता ही चल गया होगा क्या होता है। तो मैं बता दूँ कि ये जो मधुमेह है इसके सर्वाधिक जो संख्या होती है वो आपके इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में आपके सबसे ज़्यादा मधुमेह पेशेंट लोग हैं या शुगर पेशेंट लोग हैं, और इंडिया में आपका 69.2 मिलियन लोग हैं। 69.2 मिलियन लोग जो होते हैं ये मधुमेह रोगी हैं, और 2015 का आंकड़ा है, ये आपका 2015 का आंकड़ा है, जिसमें विश्व में सबसे ज़्यादा मधुमेह रोगी जो है आपके इंडिया में है, 69.2 मिलियन लोग हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जोड़ों का दर्द अर्थराइटिस के प्रकार में शामिल है। आपको बताना, जोड़ों का दर्द जो होता है उसे हम अर्थराइटिस कहते हैं। इसके प्रकार में कौन कौन सा शामिल है? तो जोड़ों का दर्द जो होता है उसे गठिया भी कहते हैं, वात रोग के भी नाम से भी जानते हैं। और इस रोग में शरीर के विभिन्न जोड़ों में दर्द होता है। और इसके जो जोड़ों के दर्द जो होते हैं सामान्यतः कई प्रकार के होते हैं, जैसे गाउट भी कहते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस भी कहते हैं, रूमेटाइड भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। गाउट क्या होता है? इस प्रकार के जो होते हैं रोग होते हैं वो जोड़ों के दर्द में जो हड्डी का जोड़ होता है वहाँ सिट्रिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं और जिससे संधियों में दर्द महसूस होने लगता है। आर्थराइटिस जो होता है ये गठियाँ अस्थियों के जोड़ों में कार्टिलेज के कम हो जाने या समाप्त हो जाने से होता है और इसके कारण जोड़ों का जो लचीलापन होता है वो समाप्त हो जाता है और वे कड़े हो जाते हैं। यह रोग सामान्यतः अधिक आयु के लोगों में होती है। और तीसरा जो आपका रूमेटाइड अर्थराइटिस है ये आपका साइनोसिल झिल्ली में सूजन आने या कार्टिलेज के ऊपर सख्त ऊतक उत्पन्न हो जाने से इस प्रकार का गठिया उत्पन्न होता है और इस रोग के फलस्वरूप भी जोड़ों में दर्द होता है, चलने फिरने में असुविधा होती है। और आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। जोड़ों का दर्द जो होता है ये 3 तरह का होता है, गाउट, ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार के जोड़ों के दर्द में अस्थि संधियों में सिट्रिक अम्ल का जमाव हो जाता है? गाउट, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, उपर्युक्त सभी। तो अभी मैंने इसका आंसर तो आपको बता ही दिया, तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, गाउट। गाउट जो होता है इस प्रकार के जो होते हैं उसमें जोड़ों के दर्द में अस्थि संधियों में सिट्रिक अम्ल के जो होते हैं क्रिस्टल जमा हो जाते हैं और जिससे संधियों में दर्द महसूस होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की गठियाँ अस्थियों के जोड़ों के कार्टिलेज समाप्त हो जाते हैं? गाउट, ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, उपर्युक्त सभी। तो चलिए इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे डिटेल तो इसका आंसर बताने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है राइट। तो आर्थराइटिस प्रकार का जो होता है ये रोग या जो गठिया होता है वो जोड़ों के दर्द में अस्थि संधियाँ मतलब जो हड्डी की संधियाँ होती हैं वहाँ पे आपके जो होते हैं वो जोड़ों में कार्टिलेज के जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कार्टिलेज जो पाए जाते हैं वो आपके समाप्त हो जाते हैं जिससे जोड़ों में जो लचीलापन होता है या हम मोड़ने में जो आसानी होती है वो समाप्त हो जाता है और हमारे जो पार्ट होते हैं या अस्थि या हड्डी होती है वो कड़े खोल हो जाते हैं, एकदम कड़े हो जाते हैं जिससे हम मतलब लोगों को चलने में काफ़ी दिक्कत होता है। यह रोग जो है सामान्यतः अधिक आयु के लोगों को होता है। तो आपका आर्थराइटिस जो होता है ये जोड़ों के कार्टिलेज समाप्त हो जाने के कारण आपका ऑस्टियो आर्थराइटिस नामक जो है गठिया हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमेटाइड अर्थराइटिस होने का कारण है। रूमेटाइड अर्थराइटिस होने का क्या कारण है? साइनोसिल झिल्ली में सूजन आने का कारण, कार्टिलेज के ऊपर सख्त ऊतक उत्पन्न होने का कारण, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग बता दीजिए। रूमेटाइड अर्थराइटिस होने का क्या कारण है? तो साइनोसिल झिल्ली जो होती है इसमें सूजन आना, ये आपका एक कारण है रूमेटाइड का। और सेकंड है कि कार्टिलेज के ऊपर सख्त ऊतक उत्पन्न हो जाना, ये भी आपका है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक और दो दोनों। रूमेटाइड अर्थराइटिस जो होता है वो साइनोसिल झिल्ली में सूजन आने और कार्टिलेज के ऊपर सख्त ऊतक उत्पन्न हो जाने के कारण इस प्रकार का गठिया उत्पन्न हो जाता है जिससे रोग के फलस्वरूप जोड़ों में दर्द होता है और चलने फिरने में असुविधा होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक व दो दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में एलर्जी के लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए कोशिकाएं किस पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, मिथेमोग्लोबिन, एंट्रोपिन। तो चलिए बता दीजिए एलर्जी के लक्षण क्या है, कोशिकाएं किस प्रकार का पदार्थ उत्पन्न करती हैं एलर्जी नामक रोग में। तो इसमें व्यक्ति जो होता है किसी पदार्थ के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो जाता है और ये पदार्थ जब प्रोटीन होते हैं तो इन्हें एंटीजन कहते हैं और शरीर में इन प्रतिजनों के खिलाफ कुछ प्रोटीन भी बनता है जिसे हम प्रतिरक्षी भी कहते हैं। और जब कोई पदार्थ जिसके प्रति शरीर संवेदनशील होता है और शरीर में प्रवेश करता है तो ये प्रतिरक्षी उस पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करते उसके फलस्वरूप जो है हिस्टामिन नामक पदार्थ कुछ कोशिकाओं से निकलता है और यही हिस्टामिन जो है ये रक्त द्वारा श्लेष्मक कला या त्वचा पर पहुंचकर एलर्जिक लक्षण जैसे छींक आना, सांस फूलना, पित्ती, खुजली आना, आंखों में पानी आना, ये सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और इसके उपचार के लिए एंटी एलर्जिक दवा का भी सेवन किया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है एलर्जी नामक जो एलर्जी के लक्षण होते हैं वो जब कोशिकाएँ हिस्टामिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलर्जी कैसे होती है। तो एलर्जी के लिए एंटीजन एंटीबॉडी दोनों
हमारे लिए उपयोगी होते हैं। और जब कोई पदार्थ जिससे शरीर संवेदनशील होता है, शरीर में जब प्रवेश करता है तो हमारा जो एंटीबॉडी है वो तुरंत आक्रमण उस पर करता है, जिसके फलस्वरूप हिस्टामिन नामक पदार्थ स्राव होता है। और यही हिस्टामिन जो है हमारे एलर्जिक लक्षण होते हैं, जैसे छींक आ रहा है, सांस फूल रहा है, खुजली हो रही है, आँख से पानी आ रहा है, ये सारे जो है इसके लक्षण हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता रोग किस प्रदूषित पदार्थ के खाने से होता है? मिनी माता रोग किस प्रदूषित पदार्थ के खाने से होता है? पारा संक्रमित दाल के खाने से, पारा संक्रमित मछली खाने से, मक्के के सेवन से, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बता दीजिए मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग जो होता है यह शरीर में पारा की अधिकता के कारण होता है। और प्रारंभ में सबसे पहले जो यह बीमारी है वह जापान की मिनी माटा खाड़ी से पारा संक्रमित मछलियों का मांस खाने से हुआ था। और इसमें शरीर के अंग, होठ या जीभ जो है एक काम करना बंद कर देते हैं और साथ ही बहरापन, आँखों का धुंधलापन और मानसिक असंतुलन भी उत्पन्न हो जाता है। तो मिनीमाटा नामक रोग जो होता है पारा की अधिकता के कारण होता है, जो जापान के मिनीमाटा खाड़ी में पारा संक्रमित मछली जो होता है उसके मांस को खाने से हुआ था। और इसके जो रोग होते हैं वो शरीर के अंग जैसे होठ, जीभ ये सारे काम करना बंद कर देते हैं, साथ में हमको सुनाई भी कम देता है, आँख से दिखाई भी कम देता है और हमारा मानसिक संतुलन भी खो उठता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा। मिनीमाटा नामक रोग पारा संक्रमित मछली खाने से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है? मिनीमाटा रोग, इटाइटाई रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम, हीमोफीलिया। तो चलिए बता दीजिए कि कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है? ये तो आपको पता होगा, इसका आंसर तो आप लोग दे सकते हैं। तो इटाइटाई नामक जो रोग होता है ये कैडमियम प्रदूषण से उत्पन्न होता है। और यदि कैडमियम जो है किसी प्रकार से शरीर में सुरक्षा स्तर से अधिक पहुंच जाए तो यह बीमारी हो जाती है और यह अस्थियों तथा जोड़ों की दर्दनाक बीमारी होती है। इसके अलावा इस तत्व की जो अधिकता से लीवर या फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। तो आपका इसमें कैडमियम प्रदूषण के कारण इटाइटाई नामक रोग हो जाता है। और यह जो है कैडमियम जो होता है यदि हमारे शरीर में एक कंट्रोल या लिमिट के स्तर से ज़्यादा पहुंच जाता है तो हमारे लिए बीमारी उत्पन्न कर देता है। तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने से कौन सा रोग होता है? आपको बताना, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? ल्यूकीमिया, अर्थराइटिस, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटाइटाई। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग दे दीजिए, आपको पता होगा इसका भी आंसर। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक जो रोग होता है वो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। और नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने पर हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके असक्रिय मिथेमोग्लोबिन बना देता है, जो शरीर में ऑक्सीजन संचरण को अवरुद्ध कर देता है। इसके फलस्वरूप जो नवजात शिशु होते हैं उनका शरीर नीला पड़ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक फुट नामक रोग निम्न में से किसके कारण होता है? कैडमियम, पारा, आर्सेनिक, नाइट्रेट। तो चलिए इसका भी आंसर आपको पता होगा कि ब्लैक फुट नामक रोग किसके कारण होता है। तो आर्सेनिक के लगातार संपर्क से यह बीमारी उत्पन्न होती है और इससे त्वचा और फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। आर्सेनिक के कारण आपका ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टीरिया के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? पहला ऑप्शन, असाधारण रूप से नाटक की व्यवहार को हिस्टीरिया कहते हैं। सेकंड है, हिस्टीरिया रोग युवा लड़कियों और वयस्क स्त्रियों में कम होता है। तीसरा है, इस रोग का प्रमुख कारण पैतृक परंपरागत प्रवृत्ति है। कूट की सहायता से उत्तर देना, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है हिस्टीरिया के बारे में। तो हिस्टीरिया के बारे में बात कर लें, हिस्टीरिया जो होता है वो इच्छा अथवा आशा के विघात होने पर जो आवेशपूर्ण अथवा असाधारण रूप से नाटकीय व्यवहार को हिस्टीरिया की संज्ञा दी जाती है। और इस रोग में आपका हाथ, पैर और शरीर जो है यह अकड़ जाता है, शरीर में कपकपी होती है अथवा जो रोगी होता है वो जोर से हंसने या जोर से रोने लगता है। और इसका मूत्र त्याग के समय या यूरिन के समय जो होता है ये जो सारी क्रियाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। यह रोग जो होता है ये युवा लड़कियों और वयस्क स्त्रियों में अधिक होता है और पैतृक परंपरागत प्रवृत्ति जो होती है इस रोग के प्रधान कारण होते हैं। इस कारण अन्य कारणों से भी युवा लड़कियों में अपूर्ण मैथुन या गर्भाशय रोग या स्वास्थ्य जो होते हैं कमज़ोर होने लगते हैं। तो आपका समझ में आ गया हिस्टीरिया नामक रोग क्या होता है और उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो पहला देख लेते हैं, असाधारण रूप से नाटक के व्यवहार को हिस्टीरिया कहते हैं, ये आपका राइट है। अभी मैंने बताया कि इच्छा
अथवा आशा के विघात होने पर आवेशपूर्ण अथवा असाधारण रूप से नाटकीय व्यवहार जो होता है वो हिस्टीरिया की संज्ञा दी जाती है। तो आपका राइट हो गया। सेकंड है हिस्टीरिया रोग युवा लड़कियों और वयस्क स्त्रियों में कम होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि यह रोग जो होता है वो युवा लड़कियों और वयस्क स्त्रियों में अधिक होता है, ना कि कम होता है। तो ये आपका गलत हो गया। तीसरा, इस रोग का जो प्रमुख कारण है वो पैतृक परंपरागत प्रवृत्ति है। ये आपका राइट है। पैतृक परंपरागत प्रवृत्ति मतलब जो वंशानुगत चलता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, ये आपका राइट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्किज़ोफ्रेनिया के प्रमुख लक्षण में शामिल है। स्किज़ोफ्रेनिया में के प्रमुख लक्षण क्या हैं? व्यक्तित्व विघटन, विचारहीनता, इच्छाहीनता, उपर्युक्त सभी। तो चलिए आंसर दे दीजिए, क्या हो सकता है? तो ये सारे जो रोग होते हैं ये आपके मानसिक रोग होते हैं, जिसे मनोरोग भी कहते हैं। मनोरोग क्या होता है? जिसमें मस्तिष्क के चलने वाली क्रियाओं में से कुछ के प्रति चैतन्य होने से मन के जो अस्तित्व को सब मान लेते हैं, या किंतु इसके स्वरूप के बारे में बहुत विवाद रहता है। और भारतीय और पाश्चात्य चिंतन इस पर बहुत भिन्न है, तथापि इसके जो कार्यकलाप हैं, व्याधियां हैं, इसके बारे में विस्तृत सहमति का क्षेत्र भी है। पाश्चात्य जो होता है मनोविज्ञान मन के विचारों का प्रवाह मात्र मानता है, लेकिन भारतीय चिंतन में मन देह से भिन्न एक अलग अस्तित्व की तरह भी माना जाता है। और इसको जो है कई तरह की बीमारी होती है, जैसे हिस्टीरिया, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोन्यूरोसिस, साइकोसिस, पैरानोबिया, डिलीरियस मेनिया, डिप्रेसिव स्टूपर, फिटोफिलिया, ये सारे जो रोग हैं ये आपके मनोरोग हैं। मनोरोग मतलब मानसिक से होने वाले रोग। तो स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर लेते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो स्किज़ोफ्रेनिया नामक जो होता है ये एक प्रकार का अति सुलभ मानसिक रोग होता है, और इसमें रोगी के अंदर जो होता है ये व्यक्तिगत विघटन के लक्षण मिलने लगते हैं, और इसमें बुद्धि की तमाम शक्तियाँ जो होती है ये युवावस्था में ही दुर्बल हो जाती हैं। विचारहीनता, भावहीनता, इच्छाहीनता, भ्रांत चिंतता और मिथ्या प्रतीत आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। और यह एक वंशागत रोग है कि वंश में लगातार चलता रहता है, एक वंश से दूसरे वंश में जाते रहते हैं। तो आपका इसके लक्षण व्यक्तिगत विघटन ये भी है आपका। और विचारहीनता मतलब सोचने समझने की शक्ति में की कमी हो जाती है। इच्छाहीनता, आपकी सारी इच्छाएं मर जाती हैं। भावहीनता, किसी तरह का आपको एहसास ही नहीं हो पाता है। ये सारे रोग जो होते हैं आपके स्किज़ोफ्रेनिया के अंतर्गत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोन्यूरोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह रोगी मानसिक दृष्टि से आश्वस्त होता है। सेकंड है, इस रोगी में बाह्य वातावरण के यथार्थ मूल्यांकन की योग्यता से अधिक हो जाती है। तीसरा है, इनमें संवेगात्मक, ज्ञानात्मक एवं क्रियाजनित विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? साइकोन्यूरोसिस क्या है? तो साइकोन्यूरोसिस नामक जो रोग होता है यह रोग मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ होता है, और इसमें बाह्य वातावरण के यथार्थ मूल्यांकन की योग्यता में कमी हो जाती है, और ये दुख, चिंता और तीव्र अंतर्द्वंद्वों के कारण अपनी योग्यताओं के अनुरूप कार्य कर सकने में असमर्थ हो जाते हैं। और इसमें संवेगात्मक, ज्ञानात्मक या क्रियाजनित विकृतियां उत्पन्न हो जाती है जो व्यक्ति को आंशिक रूप से असमर्थ कर देती है। और असामान्यता यह प्रकार जो होता है ये बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर से नियंत्रित नहीं होता, और इन्हें मानसिक चिकित्सालयों में भर्ती करने की तो जरूरत नहीं होती है, किंतु इन्हें मनोचिकित्सक की सहायता से नितांत आवश्यक होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। आपको साइकोन्यूरोसिस के मतलब पता चल गया होगा कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहला देखते हैं, रोगी मानसिक दृष्टि से आश्वस्त होना चाहिए। ये आपका राइट है, मानसिक रूप से जो है आश्वस्त होना चाहिए, मतलब बीमार होना चाहिए। और सेकंड है, इस रोगी में बाह्य वातावरण के यथार्थ मूल्यांकन की योग्यता अधिक हो जाती है। तो ये आपका गलत है। यथार्थ जो कोई रोगी है उसको वातावरण के संबंध में जो यथार्थ मूल्यांकन की मतलब दिन है तो उसको पता ही ना चले, रात है तो पता ही ना चले, वर्षा हो रही है या गर्मी है, ठंडी है, ये सारा अनुभव जो होता है कि उस रोगी को समझ में ही ना आए कि ये क्या हो रहा है, कैसा मौसम है। आप देखते होंगे जो व्यक्ति इस टाइप के होते हैं, मानसिक रूप से पागल टाइप में या मतलब अस्वस्थ होते हैं, उनको कुछ ये सारी क्रियाओं से उन लोग को कोई लेना देना ही नहीं था। उनको कुछ पता ही नहीं चल पाता कि मौसम कैसा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, क्या हो रहा है। उसको जब मर्जी हुआ, जहाँ मन हुआ तहाँ चले गए, आ गए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसके लक्षण हैं। तो ये अधिक नहीं, ये कम होता है, मतलब उनको जो बाहरी वातावरण होते हैं उसके यथार्थ के बारे में थोड़ी कम नॉलेज होती है, कम जानकारी होती है। तो ये आपका गलत हो गया। तीसरा है, इनमें संवेगात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियाजनित विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये भी आपका राइट है, क्योंकि इनको संवेग या किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं रहती है, किसी चीज़ को देख के मन में लालसा भी नहीं रहती है कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उनके मन में जो आया वो किए, नहीं मन में आया छोड़ दिए। ज्ञानात्मक मतलब उसको ज्ञान का कोई नॉलेज ही नहीं है कि किस वस्तु के बारे में इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्या ज़रूरत है।
ये ज्ञानात्मक हो गया। क्रियाजनित विकृतियाँ, मतलब उनको कार्य करने के लिए भी नहीं पता कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो मन में आए वही करने लगे। तो इस टाइप का जो होता है ये आपका साइकोन्यूरोसिस के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा जो है राइट हो जाएगा। तो कौन सा कूट है, दूसरा कूट जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? साइकोन्यूरोसिस, साइकोसिस, डिलीरियस मेनिया, पोडोफिलिया। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है, किसको हम मनोरोग को पागल कहते हैं। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो साइकोसिस नामक जो रोगी होते हैं, साइकोसिस नामक जो रोग होता है, उसके जो रोगी होते हैं उनका व्यक्तित्व अत्यधिक विघटित हो जाता है और वास्तविकता की परख या संपर्क अत्यधिक विकृत हो जाता है। और विधि में विक्षिप्त या पागल शब्द का प्रयोग इन्हीं रोगियों के लिए किया जाता है, क्योंकि इनके कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता। ऐसे में जो रोगी होते हैं वो मानसिक अस्पतालों में भर्ती करना प्राय आवश्यक सा हो जाता है। तो भी मैंने जैसे आपको बताया कि जो व्यक्ति होते हैं पागल होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि मौसम कैसा है, दिन हो रहा है रात हो रहा है, कोई भी क्रिया चाहे जहाँ करने लगते हैं उन्हें समाज से भी कोई लेना देना नहीं रहता है। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ना उनको किसी प्रकार का संवेग उनके अंदर होता है, ना किसी प्रकार का ज्ञान होता है, ना उनके अंदर किसी क्रिया करने की क्षमता होती है। उनको दुख का भी अनुभव नहीं होता, किसी तरह का चिंता भी नहीं होता, या किसी तरह की खुशी का भी नहीं होता। वो जो करते हैं वो करते ही रहते हैं। उनको मतलब मानसिक रूप से एकदम विक्षिप्त होते हैं। तो आपका ये सारे रोग जो होते हैं साइकोसिस नामक जो रोग होता है उसको हम मनोरोग को पागल की संज्ञा दे जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है। अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है, कौन सा रोग है इसमें? पैरानोइया, डिप्रेसिव स्टूपर, पीडोफिलिया, साइजोफ्रेनिया। तो चलिए इसका भी आंसर दीजिए क्या क्या हो सकता है। तो पैरानोइया जो होता है, इससे प्रभावित जो रोगी होते हैं ये कृत्रिम रूप से अविकसित अत्यधिक तार्किकता या महानता के झूठे विश्वास उत्पन्न हो जाते हैं और वह समझाता है कि लोग उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, वे उसको धोखा देना चाहते हैं। उसे सदैव यह शिकायत रहती है कि लोग उससे महत्व को नहीं समझ पाते हैं। अर्थात महानता की भ्रांति जो है विश्वासी पैरानोइया कहलाता है। और जटिल व्यवस्थित या तार्किक झूठे विश्वासों के अतिरिक्त रोगी को शेष व्यक्तित्व सापेक्षिक रूप से पर्याप्त संगठित रहता है। इससे रोगी ठीक होने की संभावना बहुत ही कम होती है। आपने कुछ व्यक्ति को देखा होगा कि मतलब वो ऐसे मन में उनके बना रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरे पीठ पीछे वो षड्यंत्र रच रहे होंगे, या हमको धोखा दे देंगे, या मेरी बुराई कर रहे होंगे, या मेरे महत्व को नहीं समझ रहे हैं, मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप सुने होंगे किसी व्यक्ति के बारे में। तो ये सारे व्यक्ति अगर किसी के अंदर क्वालिटी है तो वो उसको पैरानोइया नामक रोग हो जाता है, जो अपनी महानता की भ्रांति विश्वास ही पैरानोइया कहलाता है। कि मतलब उनको लगता है कि लोग मेरे लिए खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, या मेरी बुराई कर रहे हैं, या ये सारी चीज़ें जो भी हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। पैरानोइया नामक रोग इसको कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस रोग में रोगी अतिभ्रांत, उत्तेजित और हिंसात्मक बन जाता है? पैरानोइया, साइकोसिस, डिलीरियस मेनिया, डिप्रेसिव स्टूबर। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें रोगी जो है अतिभ्रांत, उत्तेजित या हिंसात्मक बन जाता है, किस रोग के अंतर्गत? तो आपका जो डिलीरियस मेनिया नामक जो रोग होता है, इसमें उत्साह की स्थिति का अति भयंकर रूप हो जाता है, जिसमें रोगी अतिभ्रांत, उत्तेजित या हिंसात्मक बन जाता है। अधिकांशतः यह बिना पूर्व सूचना के एकाएक उत्पन्न होती है और इस व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण का पर्याप्त रूप से कम ज्ञान होता है और वह एक क्षण तो किसी काम को मना कर देता है और दूसरे क्षण उसी कार्य को करने लगता है। उत्साह की इस स्थिति में रोगी की उत्तेजना को सामक औषधियों या जल चिकित्सा, विद्युत आघात पद्धतियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में कम किया जा सकता है। आप देखे होंगे कि इस टाइप से व्यक्ति होते हैं जैसे उनको किसी चीज़ की उत्साह नहीं रहती और कभी कभी किसी चीज़ को करने के लिए खूब उत्साह हो जाता है और अचानक से वो किसी चीज़ को लेकर डर जाते हैं या उत्तेजित हो जाते हैं या हिंसात्मक हो जाते हैं, किसी के ऊपर भी चिढ़ जाते हैं। और कोई काम है अगर आप उसको करने के लिए कहेंगे तो वो नहीं करेंगे, लेकिन अचानक उनका मूड बन गया तो वो सारे काम वो करने लगेंगे अचानक ही। और इसमें जो उनकी उत्तेजना जब बढ़ जाती है या किसी काम को करने के लिए हिंसात्मक हो जाते हैं तो उनके लिए शामक औषधियाँ भी दी जाती है या कुछ जल के द्वारा भी उनको डराया जाता है या इलेक्ट्रिक शॉट वगैरह दे के उनको डराया जाता है और उनको ये सारे चीज़ें करने के लिए रोका जाता है। तो ये सारे जो रोग होते हैं वो डिलीरियस मेनिया नामक रोग के अंतर्गत आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस रोग में रोगी एक जड़ पदार्थ की भांति स्पंदनहीन तथा क्रियाहीन सा प्रतीत होता है? पैरानोइया, साइकोसिस, डिलीरियस मेनिया, डिप्रेसिव स्टूबर। तो चलिए इसका भी आंसर तो आप लोग दीजिए क्या हो सकता है।
किस रोग में रोगी जो होता है एक जड़ पदार्थ की बात, मतलब एकदम जड़, मतलब आप जानते होंगे मूल, जिसको कुछ ना पता हो उसकी तरह ये व्यवहार करने लगे, कार्य करने लगे, तो उसको किस टाइप का रोग होगा, तो आपको ये बताना है। तो चलिए, ये जो डिप्रेसिव स्टूबर नामक रोग होता है, इसमें रोगी में विषाद के लक्षण अत्यधिक अतिरंजित रूप से प्रस्तुत होते हैं और रोगी जो होते हैं एक जड़ पदार्थ की भांति स्पंदहीन या क्रियाहीन सा प्रतीत होता है और इसके झूठे विश्वासों के कथानक जो होते हैं पाप, मृत्यु तथा पुनर्जन्म से संबंधित होते हैं और सौभाग्यवश नवीन उपचार पद्धतियाँ और विद्युत आघात आदि इसकी सहायता से रोगी की स्थिति को सुधार किया जा सकता है। इसमें जो व्यक्ति होते हैं उसमें व्यक्ति का है मतलब बहुत ही मानसिक रूप से विषाद, मतलब साद ग्रस्त होते हैं, या उसको कह सकते हैं कि मतलब पागल टाइप में ही एकदम होते हैं, एकदम जड़ होते हैं, उनको किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं होता है, ना किसी कार्य को करने के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए। वो अक्सर झूठी चीज़ों में विश्वास कर लेते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमको पाप मिलेगा, ऐसा करेंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा करेंगे तो पुनर्जन्म में ऐसी हमको चीज़ें मिलेंगी। ये सारी जो उनके दिमाग में बैठ जाती हैं ये सारी घटनाएं, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो डिप्रेसिव स्टूपर कहते हैं। और आप लोग ये भी सुने होंगे कि डिप्रेशन में चले गए हैं, वो सोच सोच के इतना डिप्रेशन में रहते हैं। और ये सब जो होते हैं इनको रोगी को बाहर निकालने के लिए इनकी कुछ उपचार विधियाँ हैं, जैसे विद्युत आघात वगैरह, इलेक्ट्रिक वगैरह के माध्यम से उनको इलाज किया जा सकता है। तो इनका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, डिप्रेसिव स्टूबर। और ये जो होते हैं एकदम जड़, जैसे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो एकदम जड़ हो जाते हैं, एकदम शून्य हो जाते हैं, उनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं हो पाता। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मनोरोग में शामिल नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा है जो मनोरोग में शामिल नहीं है। हिस्टीरिया, साइकोसिस, पीरोफीलिया, टीनियसिस। तो चलिए इसका भी आंसर दे दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप तो बता सकते हैं क्योंकि मनोरोग में मैंने सारे रोग का नाम बता दिया, तो कौन सा इसमें नहीं है वही आपका हो जाएगा। तो चलिए हिस्टीरिया, हिस्टीरिया के बारे में तो मैंने बताया ही आपको कि हिस्टीरिया एक प्रकार का मनोरोग है जिसमें इच्छा अथवा आशा के विघात होने पर आवेशपूर्ण अथवा असाधारण रूप से नाटकीय व्यवहार को हिस्टीरिया की संज्ञा दे जाते हैं। और इस रोग के हाथ पैर और शरीर जो है अकड़ जाते हैं, कपकपी होने लगती है। रोगी अगर हंसता है जोर जोर से तो हंसता ही रह जाएगा, रोता है तो रोता ही रह जाएगा। और ये रोग जो मुख्यतः युवा लड़की और वयस्क स्त्रियों में अधिक होता है और ये पैतृक परंपरागत प्रवृत्ति इस रोग का प्रधान कारण है। तो ये आपका तो मनोरोग है ही। सेकंड है साइकोसिस। साइकोसिस के बारे में भी मैंने बताया कि इसमें जो रोगी होता है वो व्यक्तित्व अत्यधिक विघटित हो जाता है और उसको वास्तविकता की परख या संपर्क जो है समझ में भी नहीं आता और इसे हम विधि में विक्षिप्त रूप से पागल भी कहते हैं, जिसको किसी कार्य को करने के लिए कोई उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तो आपका साइकोसिस भी आपका मनोरोग है। तीसरा है पीडोफीलिया। पीडोफीलिया क्या होता है? यह एक अौन विकृति होती है जिसमें परिपक्व अवस्था का व्यक्ति जो होता है वो चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, मतलब जो वयस्क पुरुष होते हैं या परिपक्व एकदम पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, वो किसी ऐसे व्यक्ति से या किसी ऐसे बच्चे से अट्रैक्ट हो जाते हैं जैसे जो किशोरावस्था से छोटे आयु के हों, कम आयु के हों, उनसे बुरे व्यवहार करते रहते हैं। आप अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि मतलब बच्चियों के साथ इतनी गलत घटनाएं हो रही हैं। ये जो इस टाइप के रोग होते हैं वो आपके पीडोफीलिया के अंतर्गत आते हैं और यह स्थिति मुख्यतः विपरीत लिंग के साथ ही होता है या समलिंगी में भी कभी कभी उपस्थित हो जाते हैं। और बच्चों के साथ यौन विकृति की जो खबरें होती है वो आप नित्य प्रतिदिन समाचार पत्रों वगैरह में सुनते होंगे और इसका उपचार करना बहुत ही कठिन हो जाता है। और यदि इसकी मनोचिकित्सा की जाए तो ऐसे रोगी को ठीक होने की संभावना बहुत ही कम होती है, आशाजनक होती है। तो इस टाइप का जो रोग होता है वो आपका पीडोफीलिया के अंतर्गत आता है। और आपका टीनियसिस जो होता है ये आप तो जान ही रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आपका आंत का रोग है जो टीनिया सोडियम नामक परजीवी से होता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका मनोरोग नहीं है बल्कि ये जीवाणु से होने वाला परजीवी से होने वाला रोग है। टीनिया सोडियम नामक परजीवी से यह रोग होता है और यह आंत का एक रोग है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और नई नई जानकारी भी आपको मिली होगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट में कमेंट ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और कितना नॉलेज आपको प्राप्त हुआ, कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे लगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।